हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अपने कल तक पढ़ा था मुख्य समितियाँ, तो आज उसी को और आगे बढ़ाते हुए प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे। प्रारूप समिति में जब हम पढ़ते हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी आर अम्बेडकर संपूर्ण संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का था। तो प्रारूप समिति में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष बना दिया गया और अयंगर और अय्यर दोनों मिलते जुलते नाम है, तो इससे याद रख लेंगे एन गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और इसी प्रकार डॉक्टर के एम मुंशी, सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव आए थे किसकी जगह? बी एल मित्तर की जगह। टी टी कृष्णमाचारी आए थे डी पी खेतान की जगह। तो इस प्रकार प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसकी स्थापना की गई 29 अगस्त 1947 को। छोटी समितियों की अगर बात करेंगे ना, तो संविधान सभा के कार्यों पर समिति जीवी मावलंकर, कार्य व्यवस्था के लिए समिति के एम मुंशी, हाउस कमेटी पट्टाभी सितार मैया और पट्टाभी सितार मैया प्रांतों के प्रमुख आयुक्त समिति में भी थे। इसी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज पर समिति राजेंद्र प्रसाद वित्त एवं कर्मचारी समिति में भी थे। और अगर बात करें पट्टाभी सितार मैया मैं बता चुका। हाउस कमेटी प्रांतों के प्रमुख समिति में थे। भाषाई प्रांतों पर समिति एस के धर, मौलिक अधिकार उप समिति में जे बी कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति में एच सी मुखर्जी। और इस प्रकार अपनी छोटी समितियां भी समाप्त होती है। छोटी समितियों से अमूमन क्वेश्चन आते हैं मिलाने वाले, 1 से 4, 2 से 3, ऐसे कुछ मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइप के छोटी समितियों से क्वेश्चन आते हैं। अब अपन चलते हैं संविधान का अधिनियमन और संविधान। जैसा कि अपने को पता है ना कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, और जिस टाइम ये अपनाया गया ना, उस टाइम 24 जनवरी 1950 को 284 लोग उपस्थित थे, जिसमें 284 लोगों में से 15 महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने हस्ताक्षर किए। उस समय प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां शामिल थी। संपूर्ण संविधान पारित होने से प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया, होने के बाद जो प्रस्तावना है ना उसको अधिनियमित किया गया। और इसी क्रम में ना 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू हुए, जैसे कि नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान। तो ये अधिनियमन के तहत लागू हुए। अब बात करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को है ना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप सभी को पता भी है। 26 जनवरी 1930 लाहौर अधिवेशन के टाइम में ना पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये भी अपने को याद रखना है। कौन सा अधिवेशन था? दिसंबर 1929 का अधिवेशन था। और मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, हाथी है ना भारतीय संविधान सभा का प्रतीक है। सर बी एन राव संवैधानिक सलाहकार, इससे क्वेश्चन आता है। एच वी आर अयंगर सचिव, एस एन मुखर्जी प्रमुख प्रारूपकार, प्रेम बिहारी रायजादा अंग्रेजी में सुलेख, नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा संविधान को सजाया और सुशोभित किया। हिंदी संस्करण सुलेख वसंत वैद्य और नंदलाल बोस द्वारा प्रकाशित किया गया। अब जब संविधान की बात कर ही रहे हैं ना, तो संविधान के जो फाउंडेशन की बात करें ये हो नहीं सकता। तो इसी क्रम में अपन पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम ब्रिटेन से क्या लिया गया, यूएसए से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, जर्मनी और सोवियत, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका और जापान, इन सभी से क्या क्या लिया गया। इसी क्रम में ये सब अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो इससे क्या क्या लिए गए? इससे लिए गए संघीय योजना, राज्यपाल कार्यालय, न्यायपालिका, सार्वजनिक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। इनको 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा, और बाकी एग्जाम में जब ऑप्शन आएंगे ना तो उस टाइम और भी अच्छे से ध्यान में आ जाएगा, जब 2-3 बार रिवाइज कर चुके होंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन से संसदीय सरकार, कानून का शासन, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता और विशेषाधिकार, रीट, सीएजी का कार्यालय, मार्शल लॉ, ये सब लिए गए ब्रिटेन से। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार, जो कि यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा,
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद और प्रस्तावना, ये सब यूएसए से लिए गए हैं। आयरलैंड से डीपीएसपी, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राज्यसभा के चुनावों का नामांकन। कनाडा एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र को विशिष्ट शक्तियां प्रदान करना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार, क्षेत्राधिकार, ये सब कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार और वाणिज्यिक प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, ये सब लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी, वो मूवी देखी है ना धमाल भागम भाग, उसमें जर्मनी, तो वो आपातकाल में जर्मनी जाते हैं तो आपातकाल लिया गया है और मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। और सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, न्याय का आदर्श, सामाजिक आर्थिक और प्रस्तावना में राजनीतिक का उल्लेख लिया गया है। फ्रांस से भ्रातृत्व, बंधुत्व की भावना ली गई है। गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीकी लोग संशोधन में विश्वास रखते हैं क्योंकि उन पे कभी उनको गुलाम बनाया गया तो वो चाहते थे कि वो थोड़े संशोधित हो जाएं, तो संशोधन याद रख लेंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया। जापान से, जापान के लोग बहुत ही ज़्यादा एटिकेट वाले होते हैं, उनकी बहुत ही सुसज्जित लोग होते हैं, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। तो ऐसे करके अपन ने पढ़ लिया कि भारत के जो संविधान के स्रोत है ना, फाउंडेशन, नींव, वो कहाँ से क्या रखी गई है, कहाँ से क्या लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये अपने को भूलना नहीं है। संविधान का संरचना, स्ट्रक्चर और संविधान का राजनीतिक भाग, प्रस्तावना की भाषा, ये सब लिए गए हैं 1935 के ब्रिटेन संविधान, और भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ये एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। संविधान का जो संरचनात्मक भाग है ना, वो 1935 बताया था ना अभी, फाउंडेशन, नींव कहाँ से रखी गई है? 1935 वाले से रखी गई है। राजनीतिक भाग ब्रिटिश से, क्योंकि वही लोग अपने को गवर्न करके गए थे। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब जो मेन पार्ट है ना, जहाँ से क्वेश्चन बहुतायत से पूछे जाते हैं, वो पार्ट अब आता है। तो अब चलिए इसी रूप में ना अब शुरू करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट भाग जो कि अपने को बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। भारतीय संविधान के मूल रूप से 22 भाग थे, लेकिन संशोधन के कारण अब इसमें 25 भाग हो गए हैं। तो क्वेश्चन आए ना, मूल रूप से 22 भाग थे लेकिन संशोधन के कारण अब इसमें 25 भाग हैं। तो अब जो 22 भाग थे, जो अब 25 हो गए, उनके बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें क्या क्या था। तो भाग 1 में ना, सबसे पहले कोई भी अगर देश की बात करते हैं तो सबसे पहले उसका क्षेत्र ही आएगा। तो भाग 1 में संघ और क्षेत्र, जिसमें बात करेंगे अनुच्छेद 1 से 4। ये अभी से समराइज कर लेंगे ताकि आगे और डिटेल में पढ़ेंगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। भाग 2 में है नागरिकता, जिसमें आर्टिकल है 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 4 में डीपीएसपी 36 से 51। भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य 51A। भाग 5 में संघ 52 से 151। भाग 6 में राज्य 152 से 237। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग बी में आने वाले राज्य है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। और ये याद रखना है कि कौन सा अमेंडमेंट से, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242। भाग 9 में पंचायत 243 से 243O। भाग 9A में 243P से 243ZG। ये सब इसी क्रम में याद रखने हैं। तो अपन एक बार इसको देखते चलते हैं ताकि थोड़ा सा दिमाग में रहे। 9B में सहकारी समितियां 243ZH से ZT। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244A। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध 45 से 263। 245 से 263। वित्त, संपत्ति और अनुबंध मुकदमे भाग 12 में आ जाएंगे 264 से 300A। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल 301 से 307। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। भाग 14A में न्यायाधिकरण 323A से 323B। भाग 15 में चुनाव 324 से 329A। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान 330 से 342। भाग 17 में राज्य भाषा 343 से 351। भाग 18 में आपातकालीन, जो कि जर्मनी से लिया गया है 352 से 360। और
भाग 19 में विविध 361 से 367, भाग 20 में संविधान संशोधन जो कि 368वें आर्टिकल में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान 369 से 392, भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन 393 से 395। इस प्रकार अपने जो इम्पोर्टेंट भाग थे वो भाग समाप्त होते हैं। इससे अपने को थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि कौन से भाग में कौन सा आर्टिकल है और कौन से भाग किससे क्या संबंधित है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो है संघ हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश हो गए, पंचायत हो गई, नगरपालिका हो गई, सहकारी समितियां हो गई, और ये जो अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र हो गया, वित्त संपत्ति वाला भी एग्जाम में पूछा जाता है, न्यायाधिकरण वाला भी पूछा जाता है, राज्य भाषा भी वाला भी पूछा जाता है, आपातकालीन वाला। तो इतने सब इसमें इंपॉर्टेंट हो गए जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बाकी स्टार्टिंग के 1-2 तो अपने को वैसे भी याद हैं। अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना से। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा अपन डिटेल से देखेंगे। हम भारत के लोग, भारत ऑब्वियस सी बात है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और उसके समस्त नागरिकों को निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान करने की सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं। इसमें यह पूछता है कि जो संप्रभुत्व है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये किस क्रम में है। तो इसको ऐसे याद रखना है कि संप्रभुत्व है, अपन अगर प्रभु अपने को देगा ना तो संपूर्ण देगा, और फिर समाज में अपन आराम से रहेंगे, धर्म को ध्यान में नहीं रख के कि कौन किसका क्या धर्म है, इसको नहीं ऐसे देखेंगे, तुलना नहीं करेंगे, और फिर लोकतंत्र बनाएंगे। ऐसे याद हो जाएगा, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अब 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता है 5 प्रकार की, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, आस्था और उपासना की। समानता 2 प्रकार की है, स्थिति और अवसर की, तथा उन सभी के बीच समानताओं को बढ़ावा देना। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता का आश्वासन देने वाली बंधुता। और 26 नवंबर 1949 को अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये सब संविधान की प्रस्तावना में है। अब अपन बात करते हैं कि कुछ चीज़ें तो पहले से थी जो अपन ने पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें ऐड की गई। तो वो था 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और आप सभी को पता ही है कि 1976 में आपातकाल की वजह से कितना उलटफेर हुआ था। उस टाइम में संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था, तो उसी में ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये है ना गैर न्याय संगत है और गैर परिवर्तनीय है। अब ये चीज़ पूछते हैं कि प्रस्तावना है ना वो न्याय संगत है या नहीं है, तो एक गैर न्याय संगत है और गैर परिवर्तनीय है। हमारे संविधान का पहचान पत्र है प्रस्तावना, ये चीज़ किसने बोली थी? पालखी वाला ने बोली थी। संविधान की कुंडली है, ये चीज़ के मुंशी ने बोली थी। अब प्रस्तावना के घटक के बारे में बात करते हैं तो संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोग हैं। ऑब्वियस सी बात है, भारत के लोगों के लिए बना तो भारत के लोग ही होंगे। भारतीय राज्य की प्रकृति संप्रभुता संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये चीज़ें अपने ऊपर भी देखी थी। संविधान के उद्देश्य क्या क्या हैं? सबको न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में पिरोए रखना। और संविधान अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। संप्रभुता, भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र राज्य है, न तो किसी देश का आधिपत्य है, न ही उस पर निर्भरता है। गणतंत्र, निर्वाचित प्रमुख। प्रस्तावना से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के मामले। ये क्वेश्चन या फिर ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे ना तो बेरोबारी यूनियन केस की बात आए ऐसा हो ही नहीं सकता, बात ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बेरोबारी यूनियन केस है ना 1960 में, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि बेरोबारी यूनियन केस 1960 सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या मानता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
अगर इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो बेरुबारी, तो बेमन से कोई काम करते हैं तो ऐसा ही करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय यही मानेगा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे कुछ याद कर लेंगे, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन याद करने के लिए है। केशवानंद भारती केस 1973, प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, इससे संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। अब बेरुबारी यूनियन केस 1960 वाले में क्या हुआ था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं। ठीक है। और उसके बाद जो केशवानंद भारती केस आया ना 1973 में, उसमें यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा तो है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं छेड़ा जा सकता। ये चीज़ हो गई। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बेरुबारी केस कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। LIC ऑफ इंडिया 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, तो बेरुबारी वाले में नहीं माना था, उसके बाद केशवानंद भारती वाले में माना और LIC वाले 1995 वाले में माना। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा, ये जो लाइन, ये जो कोस्ट ब्रैकेट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब जो कोर पार्ट है पॉलिटी का, उस पे चलते हैं। आर्टिकल, तो आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो एक बार बात करें ना, तो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते ही आर्टिकल से हैं, इसलिए आर्टिकल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 में आता है, जैसे अपन ने ऊपर भी पढ़े थे जब आपने भाग पढ़े थे। तो अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में बात करेंगे ना, तो वैसे तो अपने आप में आर्टिकल जब स्टार्ट होते हैं ना, तो शुरुआत से ही अगर इनकी रूपरेखा तैयार हो जाए ना, तो अपने को अच्छे से याद हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और क्षेत्र आ जाते हैं। और जब अनुच्छेद 2 की बात करते हैं, देखो जब कोई भी नेशन बनेगा ना, तो सबसे पहले तो उसकी बाउंड्री डिसाइड होगी, उसका नाम क्या है, उसकी बाउंड्री कितनी है। तो भाग 1 में अच्छे से याद हो जाएगा, संघ और उसके क्षेत्र। आर्टिकल 2 में अब किसी को आना होगा, किसी को जाना होगा, तो आने जाने का काम भी तो होगा ना, तो वो आर्टिकल 2 में हो जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश है, स्थापना। आर्टिकल 3 में अब वो प्रवेश तो हो गए, उनका गठन भी करेंगे। अब जो पहले से राज्य के क्षेत्र हैं, उनकी सीमाएं और नामों में परिवर्तन से संबंधित। अब देखो कोई भी देश बना, उसका नाम हो गया, क्षेत्र हो गए। 2 में उसके प्रवेश या स्थापना होगी। 3 में जो पहले से हैं या फिर जो नए आए हैं, उनकी सीमाओं क्षेत्रों के बारे में परिवर्तन कुछ करना होगा, कुछ काट छाट करनी होगी, तो वो 3 में आ जाएगी। अनुच्छेद 4 में क्या हो गया, जो पहली और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, प्रासंगिक और परिणामिक मामलों का संशोधन करने के लिए 2 और 3 के अधीन बनाया गया कोई भी कानून। ठीक है। इसमें बेसिकली कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि 2 और 3 में अगर कुछ कानून बनाया गया है ना, तो वो आर्टिकल 4 के तहत उसकी सारी सुनवाई होगी। ये चीज़ है। भारत का संघ क्या है, इंडिया यानी भारत को राज्यों का संघ, फेडरेशन के बजाय राज्यों का संघ, यूनियन बताया गया। फेडरेशन नहीं है, जैसे अमेरिका में फेडरेशन है ना, अलग अलग स्टेटों का, मतलब वो चाहे तो भी फ्री नहीं हो सकते, तो इसलिए उनका यूनियन है। क्योंकि भारतीय संघ अमेरिकी राज्यों की तरह बीच समझौता का परिणाम नहीं है, बल्कि विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया। मतलब चाह के भी अलग नहीं हो सकता, आ सकता है, जा नहीं सकता। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब उनमें विशेष रूप से ही संशोधन होगा, तभी तो आर्टिकल 4 बनाया गया है कि 368 में ये नहीं है कि संविधान संशोधन करके जो 2 और 3 में जो आए थे उनको भगा दिया, ऐसा नहीं है। एक बार आ गए तो आ गए, 368 भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा कि उसके तहत भी वो बाहर जा सकते हैं। तो यही है। भारतीय क्षेत्रों को किसी विदेशी राज्यों को केवल 368 के तहत संशोधन करके ही सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए 100वां संशोधन अधिनियम 2015 और भारत और बांग्लादेश के बीच परिक्षेत्रों के स्थानांतरण से। अगर आप बात करें ना 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 की, उसमें क्या है, भारत के कुछ क्षेत्र थे बांग्लादेश रीजन में, तो उनको बांग्लादेश रीजन में तो उनको बांग्लादेश ने भारत को सौंपा, और भारत में कुछ क्षेत्र थे जिन पे अंडरस्टैंडिंग हुई गवर्नमेंट में, उनको भारत ने बांग्लादेश को सौंपा। तो ये 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, उसका ये वो है। अपन ने ऊपर बात की थी धरा आयोग, भाषा से संबंधित, भाषाई कारकों के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन।
जेवीपी समिति है ना 1948 राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषा को स्वीकार कर दिया। ठीक है, देखो बात ये हुई कि आंध्र प्रदेश में है ना, वो एक इंसान, अभी नाम तो मेरे को ध्यान में नहीं है, श्री रामुलु पोट्टी, हाँ, वो इंसान भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन के लिए ना आमरण अनशन पे बैठ गया और सरकार को उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उसकी डेथ हुई ना, लोगों को आक्रोश हुआ, तो उसके बाद में सरकार ने माना क्या, तेलंगाना को भाषाई आधार पर अलग किया। लेकिन उसके बाद में कमेटी बैठी जेवीपी 1948 में, तो अस्वीकार कर दिया कि आगे और ज़्यादा आक्रोश नहीं हो और हर कोई भाषा के आधार पर राज्यों को अलग नहीं करवा पाए। सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सितारमैया, और अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये मैंने बताई दी आपको। फजल अली आयोग 1953 में गठित हुआ। इसका उद्देश्य था राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषाओं को स्वीकार किया गया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया गया, क्योंकि बाद में और ज़्यादा दंगे फसाद होते और ज़्यादा मांग होती, तो इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। सदस्य कौन थे? फजल अली अध्यक्ष, के.एम. पणिकर, एच.एन. कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 1 नवंबर को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित। अब ये चीज़ पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में और 14 स्टेट और 6 यूटी, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। 1956 के बाद बनाए गए राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश देख लेते हैं। 1960 में एमएच एंड चीजें 1960 में। 1961 में दादर एवं नागर हवेली, उसके पास का ये गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास ये दादर एवं नागर हवेली। 10वां संविधान संशोधन 63 में नागालैंड, थोड़ा ऊपर चले गए। फिर 66 में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। 71 में हिमाचल प्रदेश। 72 में, ये याद रखना, ये तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। और 75 में सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन में संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये 2-3 बार देखने हैं और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 60 में एमएच एंड जीजे। 1961 में दादर एंड नागर हवेली। 63 में नागालैंड। 66 में चंडीगढ़, पीबी और एचआर। 71 में एचपी। 72 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 75 में सिक्किम। 87 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 तक पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर की राज्य के आसपास अपना संविधान था। आसपास नहीं, जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, उसको विशेष राइट्स प्राप्त थे, तो उसको 2019 में समाप्त कर दिया गया। विशेष दर्जा जो उसके पास था उसको ख़त्म कर दिया गया। अपन ने इसमें पढ़ा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 में, अब अपन पढ़ेंगे भाग 2 में नागरिकता। नागरिकता के आर्टिकल हैं 5 से 11। आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ में के समय, जब संविधान बना था उस समय नागरिकता। 6 में है वे लोग जो नल्ला पाक से भारत आए। 7 में है जो पाकिस्तान चले गए। आर्टिकल 8 में भारत में रहने वाले लोग जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारत में रहने वाले लोग जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो बाहर चले गए अंग्रेजों के टाइम में, उनके बारे में भी प्रावधान किया गया आर्टिकल 8 में। 9 में स्वैच्छिक एनआरआई बन गए और 10 में नागरिकता के अधिकारों का जारी रखना। 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करना। ठीक है, वापस से देख लेते हैं। 5 में क्या है? 5 में संविधान के समय नागरिकता है। 6 में क्या है? वे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए।
7 में क्या है, जो पाकिस्तान चले गए। 8 में जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। 9 में क्या है, NRI बन गए। 10 में नागरिकता के अधिकारों को जारी रखना। 11 में उनको भी नियमित करना। भारत में जन्मे माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद तक भारत का निवासी होना चाहिए। संविधान को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तक नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति होगी। तो ये सब आर्टिकल भाग 2 में है, 5 से 11। अब भारत में जो नागरिकता प्राप्त कर सकता है ना, वो 5 प्रकार से प्राप्त कर सकता है। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जन्म के आधार पर भारत में जन्मा व्यक्ति, वंश के आधार पर भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति, पंजीकरण द्वारा 7 वर्ष तक भारत में रहा हो, भारत में पंजीकरण करना। जैसे मुसलमान आए थे बांग्लादेश से या फिर भारत में पाकिस्तान से आए थे, तो वो उनको सबको नागरिकता मिल गई थी ना भारत में। भारत के क्षेत्र में समावेश हो गया। जैसे बांग्लादेश का कोई रीजन भारत में आ गया हो तो उनको भी नागरिकता मिल गई। और प्राकृतिकरण द्वारा यदि कोई मामला उपरोक्त 3 मामलों में से संबंधित नहीं है तो वह प्राकृतिकरण के अंतर्गत आता है और भारत में 12 वर्ष निवास करना। इस सभी प्रकार से भारत में नागरिकता मिल जाती है। नागरिकता की हानि कब कब होगी? एक तो देशद्रोह पे होगी, या कोई त्याग देगा, या किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले। पंजीकरण या नागरिकीकरण के बाद 5 वर्ष के भीतर किसी भी देश में 2 वर्ष तक कारावास में रहा हो, लगातार 7 वर्षों तक भारत के बाहर रहा हो। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें ना, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इन सब के लिए 11 वर्ष की अनिवार्यता को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो किन के लिए थी? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और इनकी जो 11 वर्ष की अनिवार्यता थी ना, उसको घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। NRI, PIO और IOC कार्ड धारकों के बीच तुलना। अनिवासी भारतीय NRI एक भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत से बाहर रहता है, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट और वीजा की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय मूल के व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो या उसके पूर्वज भारतीय राष्ट्रीयता के थे, वे वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता एवं राष्ट्रीयता रखते हैं, अर्थात उनके पास विदेशी पासपोर्ट है, वीजा नहीं है, वो सब कहलाएंगे भारतीय मूल के। भारत के विदेशी नागरिक कार्ड धारक नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत विदेश नागरिक कार्ड धारकों के रूप में पंजीकृत व्यक्ति जीवन भर बिना वीजा के भारत में यात्रा कर सकता है। ये सब थे नागरिकता से भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11। आप बात करेंगे मौलिक अधिकार भाग 3 में है आर्टिकल 12 से 35। ये इंपॉर्टेंट हैं थोड़े, तो इसको याद रखेंगे। ये न्याय संगत हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो अमेरिका से उधार लिए गए हैं, अबाध्य या स्थायी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्तियों को गारंटी दी गई है। स्वतंत्रता एवं आज़ादी की रक्षा करना ये पूर्ण नहीं है लेकिन योग्य हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20-21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 हैं। और अपन ने इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसके बारे में पढ़ दिया। आर्टिकल 12 की पढ़ते हैं। किसी भी स्टेट की परिभाषा बताएगा आर्टिकल 12, क्योंकि मौलिक अधिकार है तो वो शुरुआत होता है 12 से। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य शब्द में सरकार और संसद, राज्य की सरकार और विधायिका शामिल है। इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद जो आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है। भाग 13 की बात करें, सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अपमान करते हैं अमान्य माने जाएंगे। मतलब जो आर्टिकल 13 के साथ असंगत हैं या उनका अपमान करते हैं उनको अमान्य माना जाएगा। अब बात करते हैं समानता का अधिकार 14 से 18। सबसे पहले आर्टिकल 14 इम्पोर्टेंट है, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में छुआछूत, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव करना प्रतिषेध है, भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 15 ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 15A में क्या है, राज्य यानी कोई भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में
कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार की असमानता, दायित्व या प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर पहुँच है। कुओं, तालाबों जैसे पहले होता था वैसे अब नहीं होगा, सभी के लिए समान है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता। 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, 18 में उपाधियों का अंत।